इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 6 आईपीओ ओपन है उसके बारे में, किस में अप्लाई करना है, किस में अवॉइड करना है और सबसे बड़ा हमारा फोकस रहेगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वो इसलिए क्योंकि इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात काफ़ी कम रिस्क है। इसके अलावा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो बहुत से लोगों को होता है वो ये होता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप देख लो टोटल जो 6 आईपीओ ओपन है, अभी यहाँ पे आपको 5-6 आईपीओ दिखेंगे क्योंकि एक आईपीओ कल ओपन हो जाएगा। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये टोटल 5 आईपीओ ओपन है अभी। 6 जो आईपीओ है इंडोगल्फ, ये भी ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। अब बात करेंगे इन सभी आईपीओ के बारे में एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किस में अप्लाई करना है, किस में अवॉइड करना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हो। कैसे अप्लाई करना है मैं प्रोसीजर के साथ बताऊंगा, बने रहो वीडियो को एंड तक देखो एंड कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर करो कि कमेंट में पूछो अप्लाई करने से पहले। मिस्टेक्स मत करना क्योंकि मिस्टेक्स करते हो तभी आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता। ओके, तो सी यहाँ आप देख सकते हो एचडीबी फाइनेंशियल में 0.37 दिखा रहा है सब्सक्राइब, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो चुका है एंड ऑलरेडी वो सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल एंड एचएनआई कैटेगरी। संभव स्टील में भी सब्सक्राइब हो चुका है, यहाँ पर भी एंड ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा वो सब्सक्राइब हो चुका है। अब इन सब के बारे में मैंने आपके लिए एक स्पेशल अलग से पीडीएफ बना के रखा है जो कि यहाँ पे इसमें भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो ओपन आईपीओ है। हमारा फोकस तो एचडीबी ही रहेगा, लेकिन स्टिल अगर आपको मल्टीपल आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो एंड मैंने भी किया है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ में आप देख सकते हो आपको टोटल 4 कैटेगरी है यहाँ पे, जिसमें से आप 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, रिटेल और एचएनआई एंड शेयर होल्डर में अगर आप एलिजिबल हो तो। अब एलिजिबल कौन है कौन नहीं वो भी हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। ओके, उसके अलावा आपको पता ही है काफ़ी बड़ा आईपीओ है, इन सभी आईपीओ के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में एनालिसिस की है, फंडामेंटल एनालिसिस की है, चेकआउट किया है एंड जो ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट भी है उसको भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी टाइम लेने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हमने यहाँ पे पीडीएफ बनाई है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एचडीबी फाइनेंशियल के बारे में सबसे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन एलिजिबल रहेगा, शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए कौन एलिजिबल रहेगा। देखो, किसी ने अगर 20 जून को बाय किया होगा एचडीएफसी का स्टॉक तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ओके, एंड अगर किसी ने 19 जून को भी बाय किया होगा एचडीएफसी का स्टॉक तो वो भी एलिजिबल नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि लोग एलिजिबल नहीं होते फिर भी शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर देते एंड ऐसे लोगों के जो फॉर्म होते हैं वो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे आपके फॉर्म एंड आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, रिटेल में भी नहीं मिलेगा एंड आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, ये सबसे पहले समझ लो। अब जिन्होंने 18 जून को बाय किया होगा एचडीएफसी का स्टॉक वो लोग बिल्कुल एलिजिबल है एंड उसके पहले भी किसी ने किया होगा तो वो भी एलिजिबल है। ओके, एंड किसी ने अगर 20 जून के बाद स्टॉक को सेल कर दिया होगा स्टिल वो एलिजिबल है 20 जून के बाद। ओके, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब टोटल जो आईपीओ ओपन है वो 6 आईपीओ है हमारे पास अप्लाई करने के लिए। इन 6 में से प्रायोरिटी किसको देनी है? ओके, ये टोटल 6 है यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इन 6 में से प्रायोरिटी किसको देनी है, किस में अप्लाई करना है, किस में आप अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास अमाउंट कितना है इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओ के लिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो हमने रखा है, ऑब्वियस बात है, एचडीबी फाइनेंशियल को सबसे ऊपर रखा है फर्स्ट नंबर पे। इसमें तो आपको अप्लाई करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अब लेट्स से कि आपके पास सिर्फ 15,000 रुपीज़ है तो आप एक रिटेल कैटेगरी में चुपचाप अप्लाई कर दो। अगर आपके पास 30,000 रुपीज़ है तो आप एक रिटेल कैटेगरी में करोगे एंड एक शेयर होल्डर कैटेगरी में करोगे अगर आप एलिजिबल हो तो ही। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर होल्डर में नहीं करोगे, आप करोगे एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस की। अब इसमें अलॉटमेंट चांसेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, अलॉटमेंट चांसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट चांसेस है एचडीबी फाइनेंशियल में मीडियम टू हाई रहेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा आईपीओ है, लेकिन इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी हाई आएगा इसमें। स्टिल इसमें आपको मीडियम चांसेस तो रहेंगी। एलन बेरी में भी आपके पास चांसेस रहेंगे मीडियम टू हाई। संभव स्टील में आपके पास काफ़ी लो चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट के लिए। एंड ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट रखा है हमने 4th नंबर पे, इसमें तो मतलब बहुत ही कम चांसेस है अलॉटमेंट के। उसके बाद इंडोगल्फ को रखा है एंड देन कल्पतरु को। कल्पतरु में
अलॉटमेंट चांसेस हाई रहेंगे, लेकिन इसमें लिस्टिंग गेन एंड उतना कुछ खास है ही नहीं है। तो इसको अगर आप रखोगे तो लास्ट ऑप्शन रखना, एंड अप्लाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सो कल्पतरू को तो फिलहाल के लिए आप साइड में रख दो। इंडोगोल्फ को 5th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि जो आप अप्लाई करोगे एलन बेरी में, वो पैसा आप इंडोगोल्फ में लगा सकते हो अगर आपका जो भी अमाउंट है वो रिलीज हो जाता है बैंक से। तो ओके, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि सबसे लास्ट यही क्लोज होगा, सबसे लास्ट यही क्लोज होगा। इसीलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो क्लियरली। फर्स्ट ऑप्शन हमने रखा है एचडीबी फाइनेंशियल को, सेकंड जो प्रायोरिटी रखी एलन को, थर्ड रखी है संभव स्टील को, फोर्थ रखा है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट को, फिफ्थ इंडोगल्फ को, एंड कल्पतरू को अगर हो सके तो आप अवॉइड कर देना क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे हमने मार्क भी किया है अवॉइड का। बाकी आप सब में अप्लाई कर सकते हो, आपको लॉस नहीं होगा, रिस्क कम है सभी आईपीओ में। अलॉटमेंट चांसेस के हिसाब से एंड जो लिस्टिंग गेन है उस हिसाब से इसको मैंने आप सबके लिए अरेंज किया है इन सभी आईपीओ को। प्लस इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी वजह से अगर मार्केट गिर भी गया एंड ये नेगेटिव भी चला गया तो आप थोड़ा होल्ड करने की क्षमता रखना, थोड़ा होल्ड करना, बस आपका प्रॉफिट में आ जाएगा सभी आईपीओ जो हमने यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोले, एक्सेप्ट कल्पतरू। ओके, अब फोकस करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल पे। आप रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर रहे हो तो आपको 14,800 रुपीज़ लगेंगे मैक्सिमम। सिंपली एक लॉट यहाँ पे आप अप्लाई करोगे एंड बाकी अगर आपके पास और पैसा है तो आप कर सकते हो जो बाकी के आपके ऑप्शन दिए थे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल हो देन आप क्या कर सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मिस्टेक करेंगे। जो मिस्टेक करेंगे उन लोगों के फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे एंड अलॉटमेंट मिलना भूल ही जाओ, अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है रिटेल प्लस शेयर होल्डर दोनों की मिला के आपकी 2 लाख के अबो जो बिड है वो नहीं जानी चाहिए, 2 लाख के अबो आपकी अमाउंट नहीं जानी चाहिए। ये बात याद रखना रिटेल प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी को मिला के। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो शेयर होल्डर कैटेगरी है उसमें आप 11 to 12 लॉट अप्लाई करोगे, 11-12 लॉट अप्लाई करोगे एंड रिटेल कैटेगरी में रिमेनिंग 1 लॉट अप्लाई करोगे। याद रखना रिटेल कैटेगरी में वो सब्सक्राइब अगर हो गया है तो आप 1 लॉट के वो कभी भी अप्लाई नहीं करोगे किसी भी आईपीओ में, सिर्फ इसमें नहीं किसी भी आईपीओ। इसके अलावा जो एचएनआई एंड बिग एचएनआई है, ऑब्वियसली आप सबको अगर पता ही होगा एचएनआई कैटेगरी तो 2 लाख के वही अप्लाई करते हैं। जो शेयर होल्डर में अब एलिजिबल नहीं है एंड एचएनआई अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अब वो 2 लाख उनके अमाउंट जाएगी। जो एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं वो एचएनआई में अप्लाई करेंगे जैसे हमेशा करते हैं एंड शेयर होल्डर में करेंगे मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख मतलब ये अराउंड होता है 13 लॉट होती है इसके शेयर होल्डर कैटेगरी। सो जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो 13 लॉट अप्लाई करेंगे शेयर होल्डर कैटेगरी के थ्रू एंड रिमेनिंग जो भी अमाउंट आपको अप्लाई करनी है एचएनआई में वो आप कर सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है एम्प्लॉय कैटेगरी में भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड अप टू 5 लाख। यहाँ पे 5 लाख की एम्प्लॉय के लिए इन्होंने रखा है मैक्सिमम, तो 5 लाख तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉयज़। सो जो एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल है सिर्फ वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एचडीबी फाइनेंशियल का एम्प्लॉय नहीं है एंड स्टिल एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर दिया देन अगेन वहाँ पे उसका रिजेक्ट हो जाएगा। जो एचडीएफसी में वर्क करता है वो नहीं है। आप बोलोगे कि एचडीएफसी बैंक में वर्क करता हो तो मैं एलिजिबल हूँ क्या? बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल सिर्फ वही है जो एचडीबी फाइनेंशियल में वर्क करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में वर्क करता है। ओके, उसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एंड जो भी एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है वो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है अप टू 5 लाख, शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है अप टू 2 लाख एंड रिटेल और एचएनआई यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है वो। अभी इसमें किसी को भी डाउट हो, अभी भी डाउट हो तो मेक श्योर करो आपकी कमेंट करो एंड कमेंट में पूछो, आपको इमीडिएट रिप्लाई मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज व्यू है। इसमें अगर आपको मान के चलो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो देन आप क्या करोगे। अभी मैं पर्सनली तो ESB फैसिलिटी जो होती है उससे अप्लाई करता हूँ, लेकिन अगर नहीं पता ESB कैसे अप्लाई करते हैं देन आजमा के थ्रू आप अप्लाई मत ही करो। आप सिंपली यहाँ पे जीपी से एंड जैसे हमेशा करते हो वैसे ही अप्लाई करो। अब यहाँ पे तो मैं फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आसपास से बाद में अप्लाई करना है, लेकिन स्टिल मैं थोड़ी प्रोसीजर दिखा देता हूँ।
अगर आपको रिटेल प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप सिंपली रिटेल में यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अप्लाई फॉर आईपीओ करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। अब रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई नहीं करोगे। एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया है। अगर आप एम्प्लॉय है तो ही आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। शेयर होल्डर में आप अगर एलिजिबल हो तो आप शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो। तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद आप शेयर होल्डर कैटेगरी में जाओगे, जो भी आपकी यहाँ पे यूपीआई आईडी है वो आप यहाँ पे डालोगे। जस्ट एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे लॉट जो है टोटल 12 सिलेक्ट करोगे आप। टोटल 12 लॉट सिलेक्ट करोगे, आपको 1,77,600 यहाँ पे पे करना पड़ेगा एंड अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करोगे, आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो देन अगेन एचएनआई सिलेक्ट करोगे। एचएनआई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे यूपीआई आईडी वो डाल के प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे आप मैक्सिमम 33 लॉट तक की सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 14 हुआ है उसी जगह पे मैं 20 भी कर सकता हूँ। जितना आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। देन अगेन एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो शेयर होल्डर कैटेगरी तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। बट एचएनआई में अप्लाई करने के बाद आप रिटेल में नहीं कर सकते। एचएनआई में अगर करते हो तो एम्प्लॉय में भी आप नहीं कर सकते, अगर आप एलिजिबल हो तो ही कर सकते हो, अदरवाइज एम्प्लॉय में भी नहीं कर सकते। शेयर होल्डर में अगर आप एलिजिबल हो तो कर सकते हो। अब मैंने तो पूरा डिटेल में ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। ओवरऑल बताऊँ तो मैंने सभी के फाइनेंशियल डिटेल्स देखे, सभी आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल्स के अलावा फंडामेंटल एनालिसिस भी की। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड संभव स्टील, फिफ्थ एंड सिक्स। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट में तो जीएमपी काफ़ी अच्छा है, फिर आपने इसको फोर्थ नंबर पे क्यों रखा? देखो, फोर्थ नंबर पे रखने का सबसे बड़ा रीज़न एक ही है कि इसमें अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही कम है। ओके, बहुत ही कम है एंड बहुत से लोगों को तो लगेगा नहीं फॉर श्योर, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वो सब्सक्रिप्शन हो चुका है, काफ़ी छोटा आईपीओ है। सो 2-3 चीज़ें होती है, जैसे अलॉटमेंट चांसेस होते हैं, जीएमपी होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, जो मार्केट होता है उसको देखना होता है, आरएचपी देखनी पड़ती है, ओवरऑल सब कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स एंड ऑल सब देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड तभी मैंने ये डिसाइड किया है अपने अकॉर्डिंग। मेक श्योर करो आप इंस्टाग्राम पे टच में रहो, इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो @champ_trader। लाइक करो इस वीडियो को, कोई डाउट हो कुछ भी हो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ऐसे लेके आते रहेंगे एंड हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।